हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। बहुत सारे बच्चे हमारे इस बार क्लास 10th में आए होंगे, क्लास 12th में आए होंगे और बहुत ही जल्द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं क्लास 11th में भी। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने ये सोच रखा है कि भाई 11th में आकर के हमें लेना है पीसीबी, और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट नीट फैकल्टी भारती मैम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि 10th वाले बच्चों को आई गेस बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि फैमिली पीछे से बोल रही होती है ना कि यार पीसीबी ले ले, डॉक्टर बन जाएगा, वो भैया को देख वो इंजीनियर बन गए, अब इतने लाख का पैकेज है उनका। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय 11th वाले बच्चे के दिमाग में, जो अभी शायद 10th का बोर्ड दे के अभी घर पे बैठ के ये सोच रहा है कि मैंने पीसीबी लेके सही किया है या नहीं किया है। तो आप सबसे पहले तो मुझे बता दो कि अगर एक बच्चे को अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए है तो उसके लिए उसको सबसे पहले कौन सा एग्जाम देना होगा, किस एग्जाम के लिए उसको प्रिपरेशन करनी होगी? मैम मेरी ना सक्सेस स्टोरी नहीं कहूँगी क्योंकि कॉलेज नहीं मिला था, बट मैं उस स्टोरी के बेसिस पे आज मैं जो हूँ, शायद मैं उसी जो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, 2 साल मैंने ड्रॉप लिया था, उसके वजह से। बट मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि फेलियर या फेल जैसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। नीट के लिए क्या सिर्फ अगर हम बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो उतना इनफ होगा? तो मैम क्या 12th में आकर के अगर कोई बच्चा नीट के लिए तैयारियां शुरू कर रहा है तो क्या वो लेट है या वो करेक्ट टाइम है उसके लिए? मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करती हूँ कि मेहनत का स्कोप हमेशा होता है। 2026 वाले एस्पिरेंट्स और जो बच्चे अभी तैयार करेंगे यार, बस ये सोच के तैयार करना कि हो जाएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट। हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे, वेलकमिंग यू टू ऑल अदर 24/7 पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये पॉडकास्ट है हमारे क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, इन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे हमारे इस बार क्लास 10th में आए होंगे, क्लास 12th में आए होंगे और बहुत ही जल्द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं क्लास 11th में भी। अब जब बच्चा क्लास 10th में आता है ना, तो एक चीज़ उसको एकदम क्लियर होती है कि यार 10th में आकर के हमें जीवन में सबसे पहला बोर्ड एग्जाम देना है। तो पूरे क्लास 10th में वो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करता रहता है, लेकिन फिर जब वो आता है क्लास 10 से 11th में तो उसको मिलता है एक रियलिटी चेक, क्योंकि 11th में आकर के बच्चे को चूज करना होता है स्ट्रीम। अब शुरू होती है भारी कंफ्यूजन। कोई बोलता है कि यार पीसीबी लो और डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलता है कि ये सब छोड़ो पीसीएम लो और इंजीनियर बन जाओ, कोई बोलता है कि ये सब कुछ छोड़ दो सीयूईटी क्रैक करो, कोई बोलता है कि भाई अभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि क्लास 11th में आकर के बच्चे को चाहिए होती है एक प्रॉपर करियर गाइडेंस। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने ये सोच रखा है कि भाई 11th में आकर के हमें लेना है पीसीबी, यानी कि वो सारे बच्चे जो बहुत पहले से शुरुआत से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते आए हैं। तो आज मैं आप सभी को ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से उस डॉक्टर बनने के सपने को आपको सच करना है, और इसके लिए हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट नीट फैकल्टी भारती मैम। हाय मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि 10th वाले बच्चों को आई गेस बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि फैमिली पीछे से बोल रही होती है ना कि यार पीसीबी ले ले, डॉक्टर बन जाएगा, वो भैया को देख वो इंजीनियर बन गए, अब इतने लाख का पैकेज है उनका। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय 11th वाले बच्चे के दिमाग में, जो अभी शायद 10th का बोर्ड दे के अभी घर पे बैठ के ये सोच रहा है कि मैंने पीसीबी लेके सही किया है या नहीं किया है। So बेसिकली जब बच्चा 11th में आता है तो उसको सजेशंस और एडवाइस तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, रिलेटिव्स देते हैं, फैमिली मेंबर्स देते हैं, फ्रेंड्स भी देते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर करियर गाइडेंस है जो एक एक्सपर्ट ही दे सकता है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मिसिंग होता है मैम, राइट? बिल्कुल मैम। तो आप सबसे पहले तो मुझे बता दो कि अगर एक बच्चे को अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए है तो उसके लिए उसको सबसे पहले कौन सा एग्जाम देना होगा, किस एग्जाम के लिए उसको प्रिपरेशन करनी होगी? ओके, अगर किसी बच्चे को उसका ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए तो जग जाहिर है उसको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और आप चाहे एमबीबीएस करो, बीडीएस करो, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, इसके अलावा एमएनएस, सब कुछ के लिए आपको इस समय सिर्फ एक ही एग्ज़ाम क्रैक करना है, दैट इज़ नीट। ओके, तो मैम सबसे पहले ना हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं।
ताकि बच्चा आपसे रिलेट कर पाए कि आपकी नीट स्टोरी क्या रही, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या रही, आप पूरी जर्नी अपनी बताइए। ओके मैम, मेरी ना सक्सेस स्टोरी नहीं कहूँगी क्योंकि कॉलेज नहीं मिला था, बट मैं उस स्टोरी के बेसिस पे आज मैं जो हूँ, शायद मैं उसी जो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, 2 साल मैंने ड्रॉप लिया था, उसके वजह से हूँ। क्योंकि मैंने जब अपना नीट दिया था, ऑफलाइन कोचिंग ली थी, और 12th के बाद मैंने एक महीने का क्रैश कोर्स किया था। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं क्रैश कोर्स के लिए जा रही थी तो मुझे डेली बस एक रियलिटी चेक मिल रहा था कि मैंने तो 12th में कुछ पढ़ा ही नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि यार एक बार 1 साल लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, और फिर पूरा ट्राई करा और मुझे समझ आ गया था कि फिज़िक्स मुझसे नहीं होगी। फिज़िक्स मेरी आज भी बहुत वीक है, वो डर आज भी है मेरे अंदर फिज़िक्स का। और फिज़िक्स मैंने एक पॉइंट के बाद आके पढ़नी छोड़ दी। शायद एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती होती है ये। आज जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने फिज़िक्स छोड़ दी। दूसरी गलती ये थी कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँची, जो इस बार बच्चों ने बहुत फेस किया होगा, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची, चेकिंग वगैरह हुई, जो फ्रिस्किंग होती है, मैं अंदर गई, मैंने अपनी मम्मी की तरफ मुड़ के देखा और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रोने लग गई वहीं पे, और वहीं सारा कॉन्फिडेंस चला गया। बट उस 1 साल, वो जो ड्रॉप ईयर मैंने लिया है, मैंने जितनी चीज़ें सीखी, मैंने जितना अपना कंसेप्ट बिल्ड किया, जो शायद 12th तक नहीं किया था क्योंकि स्कूल में उस नीट लेवल का नहीं पढ़ाया जाता, बट जितना भी कंसेप्ट बिल्ड हुआ जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, और ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एज वेल, बट वो टाइम पीरियड में आज शायद वो बेस्ट चीज़ है जो मेरे साथ हुई कि अब मैं पढ़ा रही हूँ और मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ कि इधर पर डाउट आ रहा होगा, इस मोमेंट पे ये महीना है, कैसा फील कर रहा होगा। सो वो जो 1 साल था, मैंने उससे बहुत सीखा है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो मैम, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हो तो लोग बोलते हैं कि भाई या तो हम पास हो जाएंगे या हम फेल हो जाएंगे, बट मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि फेलियर या फेल जैसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, आप उसमें या तो पास होते हो या फिर आप उस एग्ज़ाम से कुछ सीख करके, आपकी लर्निंग आपको बेसिकली उस एग्ज़ाम से मिलती है। प्रिपरेशन की जो पूरी जर्नी होती है, उससे आपको एक लर्निंग मिलती है और वो लर्निंग आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। सो फेलियर कोई वर्ड है ही नहीं, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। और ये बात आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, ये सभी बच्चों के ऊपर मुझे लगता है कि मैम लागू होती है कि फेल जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। आप किसी भी चीज़ में कदम रखते हो, आपको कुछ ना कुछ उससे सीख ज़रूर मिलती है। एग्जैक्टली मैम, और दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने उस जर्नी से बहुत सीखा, और वो शायद मैं आज अप्लाई करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। उस लर्निंग से बेसिकली भारती मैम बन रही है, राइट? एग्जैक्टली। दैट्स सो स्वीट। ओके मैम, तो जैसा कि बच्चा हमारा 10th में आया है और 11th में भी बच्चे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो कहीं ना कहीं अगर उनके दिमाग में ये है कि हाँ हमें पीसीबी लेना है, तो मैम उसका सही तरीका क्या होना चाहिए? जैसे कि बच्चा जब 10th में बायोलॉजी पढ़ता है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और लिटरली 10th की बायोलॉजी है भी इंटरेस्टिंग, मैंने पढ़ाया हुआ तो आई कैन रिलेट। और जब तो उसको मन लगता है कि हाँ यार मुझे ना अब 11th में जाकर के पीसीबी लेना ही है, लेकिन जब वो 11th में पहुंचता है, उसके सामने बायोलॉजी का एक अलग ही रूप आता है। जूलॉजी, बॉटनी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग किताबें बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में, जो हमारे नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में सवाल आता है कि मैम नीट के लिए क्या सिर्फ अगर हम बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो उतना इनफ होगा? क्योंकि बायोलॉजी तो हमें पसंद है, अगर फिजिक्स ना पढ़े तो, केमिस्ट्री ना पढ़े तो मैम क्या एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए प्रिपरेशन का? मैम मेरे हिसाब से 10th वाला बच्चा जब 11th में आता है ना, वो 2 तरह के बच्चे बायो लेते हैं, पीसीबी लेते हैं। एक वो लेते हैं जिनको बायोलॉजी पसंद है, एक वो लेते हैं जिनको मैथ्स नहीं पसंद है, और कॉमर्स घर वाले लेने नहीं दे रहे, आर्ट्स घर वाले लेने नहीं दे रहे, है ना। तो
ये दो तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि बायोलॉजी मुझे पसंद है, मेरा हो जाएगा। बट वही जो चैप्टर, जैसे कि 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। अब वो जैसे ही 11th की बुक खोलता है, वो जो टॉपिक्स थे वो एक एक चैप्टर बन गए हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर हम लोग ये बोले कि बायोलॉजी हमें पसंद है, क्या उससे हो जाएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर इज अ बिग नो। सिर्फ बायोलॉजी से नहीं होगा। और हम लोग शायद बायो सब्जेक्ट को ना, मैंने बहुत देखा है और शायद मैंने भी ये किया है कि यार बायो तो हो जाएगी, बट बायो को भी पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, एक सही ढंग होता है, जिससे, क्योंकि हमें ना लगता है हमें बायो आती है, लेकिन जब हम पेपर देने बैठते हैं, खासकर नीट का अगर मैं मॉक लगाने बैठेंगे, तो उसमें हमारे नंबर सबसे ज्यादा बायो में कटते हैं। नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा, आप मैक्सिमम बच्चों को देखोगे उधर नेगेटिव मार्किंग बायो में होगी उसकी। और एक सब्जेक्ट से कभी भी नहीं हो पाएगा। बायो आधी वेटेज लेके आती है, लेकिन उस आधी वेटेज से बेटा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। हमें तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, और साथ की साथ बायो आपका सिलेक्शन जरूर कराती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आपकी रैंक डिपेंड करती है, और उसी रैंक के वजह से आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। और हर बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहता है, तो अगर आपको वो चाहिए है तो तीनों में आपको इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। एग्जैक्टली मैम। और वैसे भी बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो तो आप कर ही लोगे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट, है ना, उधर डेवलप करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे मेरी तरह होंगे जो फिजिक्स पढ़ना छोड़ देते होंगे, और क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने एक मॉक टेस्ट हुआ था मेरी कोचिंग में जहाँ से मैं पढ़ाई कर रही थी, और उस मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ मैंने ना फिजिक्स तैयार करी। तो मैंने फिजिक्स में ना 122 मार्क्स हैं जो मेरे हाईएस्ट गए हैं 180 में से, जितने मॉक टेस्ट मेरे लगाए होंगे वही उसी मॉक टेस्ट में गए थे। और उस मॉक टेस्ट में जब मैंने फिजिक्स पे कंसंट्रेट करा तो मेरा बायो और केमिस्ट्री बिल्कुल डाउन चला गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि फिजिक्स नहीं करते हैं, इन दोनों पे फोकस करते हैं, जबकि वहां से हम ये सोच सकते थे कि मैं फिजिक्स में भी इतना मार्क्स ला सकती हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो। आपको आपका पोटेंशियल पता चल गया था। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं बायो और केमिस्ट्री देखती हूँ, नहीं तो फिजिक्स के चक्कर में वो भी डूब जाएगा। तो मेरे हिसाब से हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हमें ना दो रास्ते हमेशा दिखते हैं, तो हम हमेशा इजी वाले को टारगेट करते हैं, जैसे कि मैंने किया, और बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे अपनी जर्नी में, उन्होंने किया होगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बार इस वाले रास्ते को देखो, क्योंकि इस वाले रास्ते से तुम्हें मेहनत ज़्यादा लगेगी और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। अब मैम, जो हमारे नीट एस्पायरेंट्स हैं, अभी 2025 में 4th में कोई नीट एग्ज़ाम हुआ, पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ था, इस साल भी बच्चों ने न्यूज़ देखी है कि पेपर बहुत टफ था, लिटरली बच्चे एग्जाम सेंटर से रोते रोते बाहर निकल रहे थे। कुछ बच्चों ने बोला कि डिजास्टर था, एनटीए पे भी सवाल उठे। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक्सपर्ट हो, आपने नीट पढ़ाया हुआ है, आप अभी पढ़ा रहे हो, आपने पेपर देखा है, पेपर आपने सॉल्व करवाया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैम नीट का पेपर का लेवल था कैसा एग्जैक्टली? मैम पेपर अगर मैं बात करूँ लास्ट 4-5 साल के हिसाब से वो काफ़ी टफ था, बहुत टफ आया था। अब होता क्या है, मैं ना बहुत मतलब रॉ तरीके से समझाती हूँ। 2016-17 में इस लेवल का पेपर आता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स अभी, है ना, मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, कि ऐसा पेपर आता था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी से आ जाते थे। इस बार भी वही हुआ, बट हुआ क्या, लास्ट 3-4 साल से हमें वैसा पेपर देखने की आदत नहीं थी, है ना। पेपर बहुत इजी आ रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे थे, एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ रही थी बायोलॉजी में। अब एकदम से वो पेपर बायो का लेंदी बना दिया गया, ट्रिकी बना दिया गया, और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी से आए। टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहूँगी, बट देयर वर क्वेश्चन जो कि बुक में कंसेप्ट था, लेकिन उसमें कॉमन सेंस लगना था, है ना। और लेकिन वो बच्चा बायो का पेपर, सबसे पहले हम बायो अटेम्प्ट करते हैं ना, क्योंकि बायो फेवरेट है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब यूजुअली बच्चे को लगते हैं 30 मिनट या 35 मिनट पूरी बायोलॉजी सॉल्व करने में, अगर मैं लास्ट ईयर तक की बात करूं। इस साल मैंने जितने बच्चों से बात करी, एक बच्चा ऐसा नहीं था जिसने मुझे ये बोला हो कि मैम मेरी बायो 40, 45, 50 मिनट में भी हो गई होगी। सबने यही बोला मैम 1 घंटा, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा टाइम लग गया, क्योंकि
लेंदी पेपर बहुत, हर क्वेश्चंस ऐसे थे 5-6 स्टेटमेंट, उसमें से आप ढूंढो करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर बच्चा केमिस्ट्री की तरफ गया। केमिस्ट्री पिछले साल से मॉडरेट आई थी और ट्रिकी आई थी। अब केमिस्ट्री में ऑलरेडी इतने सारे एक्सेप्शंस है, उसमें भी तुम ट्रिकी दे रहे हो, उसमें भी बच्चे को 1.25 घंटा लग गया। अब सोचो 1.25 घंटा अगर उसको बायो में लेके लग रहा है, केमिस्ट्री में 1.25 घंटा लग रहा है, 2.5 घंटे ये हो गए, टाइम मिलता है 3 घंटे। आधे घंटे में उसे फिजिक्स करनी थी, और फिजिक्स का पेपर जिस हिसाब का आया था, मैंने बहुत सारे फैकल्टीज की वीडियो देखी, यहाँ पर भी अर्शप्रीत मैम से बात हुई, तो उन फैकल्टीज नहीं, अर्शप्रीत मैम इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ाती हैं, इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने खुद बोला कि यार मैम मुझे ये पेपर सॉल्व करने में ऐसे 1.5-2 घंटे लग गए, एक बच्चा कैसे करेगा, क्योंकि पेपर फिजिक्स का आया ही इस लेवल का था, और बीच बीच में इजी क्वेश्चंस थे। मतलब आप सोचो, अगर मैं एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचूं कि मैं फिजिक्स का पेपर ओपन किया है, पहले 2 क्वेश्चन हार्ड है, मेरा पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरा दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन मुझे आता होगा ना, मैं तब भी नहीं कर पाऊंगी यार। ऑलरेडी बच्चे के ऊपर नीट एग्जाम के लिए इतना प्रेशर होता है, और अगर क्वेश्चन पेपर में उसको शुरुआत की ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं जो ट्रिकी हैं, जो डिफिकल्ट हैं, टाइम टेकिंग है, तो कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वो इजी वाला भी नहीं कर पाया। और आधे घंटे में हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 45 क्वेश्चन में से, और जिस लेवल का पेपर आया था उस लेवल के हिसाब से बच्चों ने यार मैक्सिमम 12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, और जिसमें से भी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा ही होगी। तो इस बार का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग को पता था, क्योंकि लास्ट ईयर जो सिनेरियोज हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों ने बच्चों को बोल दिया था कि यार इस बार एनटीए लेंदी पेपर सेट करेगा या टफ पेपर सेट करेगा, लेकिन एनटीए थोड़ा चैलेंज आने वाला है, लेकिन इस साल लेंदी भी हो गया, टफ भी हो गया, अनएक्सपेक्टेड भी हो गया, ज्यादा ही चैलेंजिंग दे दिया। बट मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा इस चीज़ को रेनोवेट करने की ज़रूरत है, अगर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, कि हमें थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाना पड़ेगा फॉर 2026 की। अगर मैं बात करूं, मैं बच्चों को ये बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे हम पढ़ाते होते थे थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते थे, बच्चे बोलते थे एनसीईआरटी के बाहर से क्यों जा रहे हो। एग्जैक्टली, मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मैम कि आपने एनसीईआरटी का जिक्र किया है, हमारे टाइम पे ये बोलते थे कि एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लो, बट अभी आपने बोला कि एनसीईआरटी के बाहर भी सवाल आए थे, तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा करके अब बच्चे को थोड़ा सा अपना बाउंड्री थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप मानोगे नहीं कि क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आए थे, और चैप्टर का प्रीफेस होता है, उधर से भी क्वेश्चन आए थे। ओके, मतलब वो प्रीफेस, और 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो चैप्टर के प्रीफेस में से आए थे, वो साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है। वो पहला पेज तो हम पढ़ते भी नहीं है, और उसमें से क्वेश्चन नीट में। तो आप खुद सोचो कि पेपर किस लेवल का बनाया गया था। इस बार इस वजह से कट ऑफ भी नीचे जाएगी, तो बच्चा बहुत पैनिक में है, बहुत डिमोटिवेटेड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा, और उनको देख के हमारा भी ऐसे हो रहा है कि यार ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ा ब्लंडर है, मेरे को लग रहा है हैट्रिक माननी है। बट वही है कि मैम हम गिव अप तो कर नहीं सकते हैं, उसके अलावा हमको अभी भी होपफुल रहना पड़ेगा। जैसे कि मैम ने बताया कि पेपर आपका बहुत ज़्यादा ही कई एस्पेक्ट में चैलेंजिंग था, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी नीचे जाएगा। तो वो सारे बच्चे जो इस बार नीट एग्जाम दे चुके हैं, तो वो बिल्कुल भी ना उम्मीद मत हो कि अब पता नहीं क्या होगा। बेटा पेपर सबका ही खराब गया है, तो नेचुरली जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा, तो उसी हिसाब से आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी, उसी हिसाब से आपको कॉलेज भी मिल सकता है। एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर मैम एक पॉइंट ऐड करूंगी। लास्ट ईयर जब कट ऑफ 650 प्लस गई थी, तब भी 1,08,000 सीट थी। इस बार 550 के अराउंड जाएगी, जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें लग रही है। इस बार भी वो 1,08,000 सीट्स हैं, वो सीट्स तो कहीं नहीं गई हैं। तो तुम्हारा बस नंबर कम हुए हैं, लेकिन जो ऊपर का 1,08,000 बच्चा है, जिसको सीट शायद अगर वो 650 लाता तब भी मिल रही होती, वो 550 लाया है तब भी तुम्हें सीट मिलेगी। तो ओवरऑल सबका पेपर खराब हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई तुम्हारी सीट छीन के भाग जाएगा, सीट मिलेगी। वो अभी भी रैंक के हिसाब से वैसे भी सीट मिलती है बेटा जी, मार्क्स के हिसाब से सीट नहीं मिलती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और आगे वाले जो 2026 वाले बच्चे हैं, उनको मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि अब हमें इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीए ने अपना लेवल बढ़ा दिया है। तो अब हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, तो मैम इसके लिए
बच्चा जब वही है कि 10th में आता है तो बोर्ड एग्जाम 11th में आता है तो मैम इतना सारा सिलेबस आ गया है, हमारे तो जो हाफ ईयरलीज हैं, हमारे जो पीरियोडिक टेस्ट हैं उसी में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि 11th में आकर के मार्क्स मैम कम हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं बच्चे के। तो 11th में आकर के सबसे पहले तो वो सिलेबस से ही जान पहचान करने में उसका आधा साल निकल जाता है कि मैं कैसे सिलेबस कवर करूँ। फिर वो आता है 12th में आकर के उसको रियलाइज होता है कि यार अब तो मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो मैम क्या 12th में आकर के अगर कोई बच्चा नीट के लिए तैयारियां शुरू कर रहा है तो क्या वो लेट है या वो करेक्ट टाइम है उसके लिए? मैम मैं कहूँगी ना ही वो बच्चा लेट है ना ही वो करेक्ट टाइम है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप देखोगे तो बहुत मैक्सिमम बच्चे क्लास 11 से शुरू कर देते हैं, है ना, प्रिपरेशन। तो मतलब मैच्योरिटी पे या फिर आसपास के सराउंडिंग पे या फिर बच्चे के कोपिंग मैकेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा कि वो 11th से स्टार्ट करता है या नहीं। बट अगर वो 12th से भी स्टार्ट कर रहा है ना, कि जैसे कि अभी इस साल बहुत सारे बच्चे 12th में आ चुके होंगे, मतलब मार्च में अप्रैल में उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होगी। अब उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि हम सीरियस ही 12th में आके होते थे, देखो ये ह्यूमन नेचर है हमारे, हम सब उसी टाइम पे आके सीरियस हुए हैं। तो अगर मैं 12th की बात कर रही हूँ तो बेटा वो लेट नहीं है, मैं बस इतना बोलूँगी। बट हमें जब हम लोग 12th में नीट की तैयारी शुरू करते हैं, हमें हमारे दिमाग में ये रखना होगा कि मेरे को 12th भी पढ़नी है, मुझे 11th दोबारा पढ़नी है, क्योंकि 11th में हमने नहीं पढ़ी है 11th उस लेवल की, तो मुझे 11th भी दोबारा रिवाइज करनी है। फिर मुझे जनवरी फरवरी में बोर्ड से भी टैकल करना है, और फिर मुझे लगातार फिर मई में जाके नीट में देना है। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस है जिसमें हम लोग को दो चीज़ इकट्ठा मैनेज करते हुए चलनी है, तो हमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस शायद इसी चीज़ की चाहिए होती है कि यार बोर्ड्स और नीट में कैसे मैनेज करूँगा, है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि जब मैं नीट की बात करती हूँ कि अगर आप ओवरऑल रैंकर्स की बात करोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ रैंकर्स जो निकलते हैं वो बच्चे वही होते हैं जो 12th के साथ नीट देते हैं। ड्रॉपर से ज़्यादा 12th वाला बच्चा जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है, 12th के साथ नीट देता है, उसमें से रैंकर्स ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश होता है। अब ड्रॉपर के टाइम पे, जैसे मैंने ड्रॉप लिया है, मेरे को पता है कि हमारे ऊपर ना एक प्रेशर हो जाता है, एक तो अपना खुद का प्रेशर जो हम लेते हैं, एक फैमिली प्रेशर जो हमें मिलता है, और एक प्रेशर जो हम लोग शायद अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि यार ये तो मेरे से 1 साल आगे निकल गया, एंड वो बहुत गंदा हिट करता है कि यार ये मेरे से 1 साल आगे निकल गया, इसका कॉलेज मेरे से पहले खत्म हो जाएगा, इसकी जॉब मेरे से पहले लग जाएगी, ये मेरे से पहले कमाना शुरू कर देगा, और मैं 1 साल ऑलरेडी पीछे हूँ। तो ड्रॉपर वाला बच्चा ना बहुत टाइम तक इसी में रह जाता है। इसलिए मैक्सिमम बच्चा जो रैंकर्स होते हैं वो हमेशा 12th के साथ निकलेंगे। तो अगर तुम 12th के साथ भी बेटा जी आप लोग नीट दे रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छी बात है। बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज करोगे। पहले अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करो, फिर 11th को रिवाइज करो, बोर्ड्स के टाइम पे आपको बोर्ड्स को फोकस करना पड़ेगा, और फिर आपको फुल फ्लेज्ड नीट में लगना पड़ेगा, है ना। और जो बच्चा 11th से स्टार्ट कर रहा है, मैं बोल रही हूँ कि जो चीज़ जितनी अच्छी जल्दी स्टार्ट हो जाए, It's always better to start early, yes, right? तो वो वाली चीज़ है, अगर आप 11th में आके स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक माइंडसेट बन जाता है कि मेरे पास 2 साल है, 1 साल 11th को दूंगा, दूसरी साल 12th को दूंगा, उसमें 11th भी रिवाइज हो जाएगी और सब सही हो जाएगा। मतलब सिस्टमैटिकली आपको 2 साल मिल जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। हाँ। अगर आपने 11th से स्टार्ट कर दिया तो 11th में आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए भी कर सकते हो, प्लस थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाकर के नीट का भी कर सकते हो, और 12th में भी सेम पैटर्न चलेगा, है ना। तो मतलब बच्चा 10 से आया 11th में, और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो 11th से ही लग जाना है उस सपने को साकार करने के लिए। एग्जैक्टली मैम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मेरे पास और था कि जब बच्चा स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, और नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। नीट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही लगाते हैं, और स्कूल एग्जाम के लिए हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैम ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ये कैसे बच्चे मतलब सॉल्व करें? क्या टाइम हम फिक्स कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 1 घंटे में करें, या सब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करें? मैम मेरे हिसाब से एक चीज़ CBSE ने बहुत अच्छी करी है कि उन्होंने पेपर में ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी ऐड कर दिया, 16 मार्क्स का, है ना, वो वाला जो ऐड किया है। तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल हुई है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, ऑब्जेक्टिव वाले उसी लेवल के आएंगे
जो हमारे नीट वाले लेवल के होते हैं। ओके। बट मेरे हिसाब से जब हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन से तुम स्टार्ट करते हो ना, उस दिन से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और तुम्हें डेली का तुम्हें मान के चलना है कि अगर आज मैंने ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, मैंने आज उसका एक टॉपिक पढ़ा है, मैंने गेमेटोजेनेसिस पढ़ा है आज, मान के चलो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बायोलॉजी को 1 घंटा दो, लेकिन उस 1 घंटे में गेमेटोजेनेसिस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो सॉल्व करो। अब ऑब्जेक्टिव से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, और जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, मेरे को सब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये वाला सीन होता है। तो सब्जेक्टिव हमें आंसर लिखना आना चाहिए कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, फ्रेम करूँ, हाँ, लेकिन कंसेप्ट मुझे वहां से क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी कर लूंगा, मैं सब्जेक्टिव भी कर लूंगा, ये वाली चीज होनी चाहिए। और नीट में मेरे हिसाब से ये जो 720 नंबर है, 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट, मतलब आप सोचो एक क्वेश्चन 1 मिनट का रेट चलता है ना। और मेरे हिसाब से ये लोग आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इनको डिसीजंस भी इतने फ्रीक्वेंटली, इतना क्विक डिसीजन, ये सोच नहीं सकते कि ये इसको बुखार आया, मैं इसको कौन सी टैबलेट दूंगा। Just like your reflex action, quick and spontaneous, exactly. तो वैसा वाला होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चे को वो जो एक्यूरेसी है, वो जो स्पीड है, वो नीट के एग्जाम से ही उनको वो ट्रेलर दे दिया जाता है कि तुम्हारी आगे आने वाली पूरी लाइफ बॉस ऐसी ही होने वाली है कि तुम्हें क्विक भी होना पड़ेगा, तुम्हें एक्यूरेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी में पेशेंट को गलत दवा नहीं दे सकते हो। तो मैम इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ये सब तो ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट का भी एक अपना रोल होगा, सिग्निफिकेंस होगा। तो बच्चों को मॉक टेस्ट 11 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या? मैम देखो, जब मैं एक मॉक टेस्ट की बात करती हूँ, मॉक टेस्ट भी हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे पार्ट टेस्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से तो जो सबसे बेटर रहता है, हमारी एक यूनिट कंप्लीट हुई और मेजॉरिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इवन अड्डा 24/7 ऐसे ही प्रिपेयर कराता है कि एक यूनिट कंप्लीट हुई, उसका एक पार्ट टेस्ट बना देंगे कि पूरी यूनिट एक साथ तुम्हें मॉक टेस्ट। अब उसका पैटर्न पूरा नीट वाला ही रहता है कि 180 क्वेश्चन 3 घंटे। तो मॉक टेस्ट तो ऐसी चीज है कि तुम जितने लगा सको उतना बेटर है। कई बार बच्चे हमसे, जैसे बच्चे जब 10th में होते हैं तो मैम कितने सैंपल पेपर निकाले बोर्ड एग्जाम निकल जाए, तो जब 11th 12th में आते हैं मैम कितने मॉक टेस्ट लगा ले कि नीट निकल जाए? मैं बोल रही हूँ कि बहुत, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाने हैं, पार्ट टेस्ट जितने हो सके उतने लगाने हैं, जितनी यूनिट्स को कंबाइन करके लगा सकते हो मॉक टेस्ट लगाने हैं। लेकिन हमें ना मॉक टेस्ट में मैम मैं हमेशा बोलती हूँ, हम पार्ट टेस्ट लगा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, क्लास 11th का लगा रहे हैं, क्लास 12th का लगा रहे हैं, लेकिन आप लगाओ वो 3 घंटे की विंडो में। वो आप शुरू से आदत डालो कि आप टाइमर लगा दो कि मेरे पास ये 3 घंटे हैं, मुझे इन 3 घंटों में ये 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी का लगा रहा हूँ तो मैं बोल रही हूँ 40 मिनट की विंडो लगाओ सिर्फ, कि मेरे को 40 मिनट में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी भी ऐसे ही बढ़ेगी, हमारी स्पीड भी ऐसे ही बढ़ेगी, और ये आगे जाके हेल्प करेगा। और एक एडवाइस जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि स्टार्टिंग से, जब से तुम अपना नीट का एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो ना, एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखो कि पहले मॉक टेस्ट से लिखो, पहली क्वेश्चन प्रैक्टिस से लिखो, यार इस वाले में मेरी इस कंसेप्ट में मिस्टेक हुई थी। अब ये चीज़ पता है क्या हेल्प करती है मैम? जब हम लोग लास्ट में पेपर से पहले, जब हम लोग को नहीं समझ आ रहा होता कि हम लोग क्या करें, क्या रिवाइज करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यही पूछता है मैम क्या पढ़ें, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है। तो उस समय मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि तुम्हारी एक मिस्टेक नोटबुक जो मैंने बनवाई थी, उन कंसेप्ट को पढ़ो जिसमें तुमने मिस्टेक्स करी हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट हैं जहां पर तुमने मिस्टेक करी हैं, जो तुम्हारे वीक रहे हैं, और क्या पता फिर से वीक हो गए हो। तो इसलिए मैं बोलती हूँ एक मिस्टेक नोटबुक हमारे पास होनी चाहिए, गलतियों का भंडार। ये टिप आपने बहुत बढ़िया दी है, ये टिप हर बच्चा फॉलो कर सकता है, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, क्योंकि हर क्लास में किसी ना किसी एग्जाम के लिए तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं और गलतियां तो हम करते ही हैं। तो अगर वो आपके पास आपकी वो मिस्टेक नोटबुक है तो फाइनल एग्जाम तक जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ये जज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि आपको रिवाइज क्या करना है। एग्जैक्टली मैम। अच्छा मैम, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि रिवाइज सिलेबस आ जाएगा फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो 2025 और 26 क्या इसमें सिलेबस रिवाइज होने वाला है नीट का, या फिर पैटर्न में कुछ चेंज हो सकता है क्या एग्जाम के?
मैम रिवाइज्ड सिलेबस तो नहीं, लेकिन अभी इस साल एक चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी हुई, पता नहीं क्या हुई, मतलब बच्चों के बीच में बहुत पैनिक क्रिएट हुआ था। नीट के एग्ज़ाम में 15 दिन बाकी हैं और एनसीईआरटी ने अपने कुछ चेंजेस कर दिए अपने फैक्ट्स में। जैसे कि ओवरी का एक डायग्राम है, उसमें से पहले एनसीईआरटी लिखती सेकेंडरी oocyte निकलता है, लेकिन उसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि ओवम निकलता है, उसको चेंज करके सेकेंडरी oocyte कर दिया। यूनिवर्स का जो ओरिजिन है 20 बिलियंस लिखती थी आज तक एनसीईआरटी, उसको 13.8 कर दिया। अब फैक्चुअल डिफरेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं एनसीईआरटी में, तो मैं बच्चों को एडवाइस करूंगी कि जो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश एनसीईआरटी ले लो। ऑनलाइन पीडीएफ एनसीईआरटी के भी अवेलेबल हैं, वो भी ले लो, लेकिन मैं यूजुअली बोलती हूँ कि तुम जितना फिजिकल मटेरियल से पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, वरना इधर उधर चले जाओगे, तुम फ़ोन में पढ़ रहे होगे, लैपटॉप में पढ़ रहे होगे। तो देखो ये वाला चेंजेस आ गया, एनसीईआरटी में ऑलरेडी चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। अब रही बात पैटर्न की चेंज होने की, तो बीच में बहुत कंफ्यूजन थी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकता है क्या। तो लास्ट ईयर ये मतलब 2025 में ये बहुत क्लियर कर दिया गया कि नीट का इतना सारा बच्चा है और रूरल एरियाज में हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन कभी नहीं होने वाला है। पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, अंदर की चीज़ें चेंज हो सकती है। जैसे इस बार ही हर साल क्या होता था, 11 से क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा आता था, 12 से कम आता था, मतलब इतना भी नहीं डिफरेंस होता था, 3-4 क्वेश्चंस का डिफरेंस होता था। इस बार मैं अगर आपको बताऊंगी तो 11 से सिर्फ 39 क्वेश्चंस आए हैं बायोलॉजी में, 51 क्वेश्चंस 12 से आए हैं। तो अचानक से वेटेज चेंज कर दी गई, अचानक से आपके कुछ यूनिट्स को बहुत प्रायोरिटी देता था एनटीए की फेवर, मतलब कहीं कुछ नहीं दिख रहा, मुंह उठा के इससे ही क्वेश्चन दे दो, ये वाला चीज था, फेवरेट टॉपिक्स थे एनटीए के। इस बार उन टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं दिए गए, इस बार अलग ही कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर निकाला है एनटीए ने। तो जिन चीज़ों को बहुत वेटेज दी जा रही थी उन चीज़ों को वेटेज नहीं दी गई है इस साल, और 11th वाला पोर्शन कम हो गया है, 12th वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो इन सारी चीज़ों में चेंजेस आएगी, लेकिन आप इतना याद रखो कि आपको 11th और 12th दोनों बराबर करनी है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और रिवाइज्ड सिलेबस आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि बेटा वो एनसीईआरटी तो आनी ही आनी है, आप कुछ कर लो, वो एनसीईआरटी तो चेंज हो नहीं सकती है, चैप्टर्स आपके वही रहने वाले हैं, टॉपिक्स आपके वही रहने वाले हैं, फैक्चुअल चेंजेस कुछ आ सकते हैं। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज आपको उसके साथ कैसे डील करना है, नए फैक्ट्स कैसे लर्न करने हैं, पुराने वालों को कैसे भुलाना है, वो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलती जाएगी, राइट मैम? बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और था कि जैसे कि अभी आपने बोला कि फिजिकल मटेरियल अगर आपके पास ज़्यादा हो तो बेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चा ऑनलाइन बहुत पढ़ रहा है। मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे टाइम पे ऑनलाइन का कोई पढ़ाई होती नहीं थी। इनफैक्ट पढ़ते पढ़ते अगर फोन उठा लिया तो डांट पड़ती थी कि फोन का क्या काम है पढ़ाई के टाइम पे। लेकिन आज तो बच्चा फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, उसी पे पढ़ाई कर रहा है। अब सिर्फ पढ़ाई करने के लिए तो फोन उठाया नहीं जाता, लेक्चर देख रहे हैं, बीच में किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो तुरंत हम रीडायरेक्ट हो गए इंस्टाग्राम पे। तो मैं ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये कैसे अवॉइड किया जाए, स्पेशली हमारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि इन्हें आगे जाकर के हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इनको सर्जरी परफॉर्म करनी है, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। तुम पे दुनिया डिपेंड करने वाली है कि ऑपरेशन कर रहे हो, नोटिफिकेशन आ गया, चले गए देखने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है मैम, ये अभी से इनका कैसे कम करवाया जाए? मैम मेरे हिसाब से एक तो होता है खुद का माइंडसेट। जिस बच्चे को पता है ना कि मेरे पास यही 2 साल हैं, क्योंकि एक नीट एस्पिरेंट उन 2 साल या 1 साल जब वो तैयारी करता है बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करता है, बहुत सारे। फैमिली फंक्शंस में नहीं जा रहा, मम्मी पापा घूमने गए हैं उनके साथ नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक होता है माइंडसेट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि यार मैं इस समय इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं इस समय फेसबुक पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं इस समय दोस्तों से बतिया नहीं सकता। वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं कि मुझे नहीं करना। एग्जैक्टली। अब कुछ हमारी कुछ नहीं, मैं बोलूँगी मेजॉरिटी ऑफ जनता, जो हमारी चंचल जनता है, उनका इंस्टाग्राम पूरे टाइम रहेगा। एंड मैं बस इतना बोलूँगी बेटा जी कि आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चाहे आप इंस्टाग्राम बंद कर दो, ठीक है, जो कि तुम 2 दिन करोगे फिर नहीं करोगे, है ना।
मेरे हिसाब से इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा कि यार नहीं यूज़ करने देना, है ना, या फिर एक वो लॉक्स होते हैं, मतलब अब ये इतने बड़े बच्चे, इनको सब पता है ना, सब पता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस एज में ये बच्चा है ना, मेरे हिसाब से ये बच्चा खुद ही कर सकता है तो कर सकता है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड, वरना इससे कोई नहीं करवा सकता। या फिर अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आप अपनी मम्मा को बोल दो कि भाई मेरा ये फोन रख लो, 3 घंटे का मेरा मॉक टेस्ट है। हाँ, 3 घंटे के पहले मुझे फोन देना नहीं, चाहे मैं कितना भी मांगू। मैम मॉक टेस्ट के टाइम पे तो चलो बच्चा वो कर लेगा, है ना, बट जैसे ऑनलाइन एडटेक, हमारी खुद की जो है सारा एडटेक है, ऑनलाइन है। अब वो तो वो उसी में देखेगा, फोन में, है ना, या लैपटॉप में, या अपने टैब में देख रहा होगा। अब ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपने भी देखा होगा कि वो बच्चा गायब हो जाता है अचानक से। वो बच्चा इसलिए गायब होता है क्योंकि ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, फिर वो 4 घंटे रील स्क्रॉल करता है और उसका सारा टाइम चला जाता है। तो मॉक टेस्ट के टाइम पे हम पेरेंट्स को फ़ोन दे सकते हैं, लेकिन जब हम लेक्चर्स ले रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से बच्चे को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि बेटा जी, अगर ये लेक्चर छूटा तो एक बैकलॉग तुम्हारे लिए क्रिएट हो गया है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ कि बैकलॉग्स आर लाइक गंदे कपड़े का पहाड़, ढेर, कि वो तुम इकट्ठा करे जा रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, अभी वो इकट्ठा हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम वो कपड़े धोने लगोगे ना, वो बैकलॉग क्लियर करने लगोगे, तो बेटा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें मम्मी, नानी सब याद आ जाएगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्योंकि फिर तुम मिड ऑफ द ईयर यही चिल्लाने आओगे कि मैम हम बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो अगर अभी डिस्ट्रैक्शन से बच गए, बाद में बैकलॉग भी सर पे चढ़ेगा, कंसेप्ट भी सर पे चढ़ेंगे, और फिर तुम्हारा सर पूरा घूम जाएगा। तो ये तुम्हारे विदिन, तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि मेरे को एक ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करना है आगे, जहाँ पर मैं इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हुए टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मतलब तुम्हारा बेटा प्रोफेशन ही ऐसा है, होने वाला है जिसमें कि सीरियसनेस लेवल एकदम टॉप का होना चाहिए। तो इट वुड बी वेरी गुड कि अगर ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एलिमेंट है, ये आप अपने नेचर में अभी से ले आओ। हमारे बहुत सारे बच्चे मैम होते हैं, चंचल होते हैं। 10th में हम पढ़ा रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ लाइव आकर के, जवाब देंगे बिल्कुल सही देंगे, लेकिन फिर 2-3 बकवास भी या वहाँ की गॉसिप भी उनको करनी होती है कि मैम बाल अच्छे लग रहे हैं, मैम ये अच्छी लग रही है, बहुत मैम आपकी शादी हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो थोड़ा सा आपका चंचल नेचर है ना, इसको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोफेशन की वो डिमांड है बेसिकली। तो जितना सेल्फ कंट्रोल आप अपने ऊपर लेकर के आओगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। मैम अब एक लास्ट टिप जो एज अ नीट एक्सपर्ट फैकल्टी आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो, जो 10th में है, जो 12th में है, 11th में है, बेसिकली हमारे सारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए जो आप उनको देना चाहते हो। मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि जिस टाइम पे आप सोच लेते हो ना कि यार मुझे नीट देना है, और इस समय मैं शायद सिर्फ नीट एस्पिरेंट से बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे एस्पिरेंट से बात कर रही हूँ, चाहे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि जिस समय तुमने सोच लिया कि यार मैंने ये करना है, तुमने सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तुम्हारे साथ ना वो सपना तुम्हारे पेरेंट्स का बन जाता है ना, कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, है ना। जब भी तो तुम्हें जो मेहनत करनी है ना बेटा, वो ऐसे करनी है, सबसे पहले तो तुम्हें कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब मैं मानती हूँ कि अगर तुम डेली जाके लेक्चर भी लगा रहे हो ना, डेली जाके लेक्चर लगा रहे हो तुम, है ना, एक भी लेक्चर तुम मिस नहीं कर रहे हो, भले ही तुम उधर पार्शियली प्रेजेंट हो, जो कि होता है, हम लोग सेम एनर्जी में नहीं रह सकते हमेशा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा। वहीं पर तुम थक गए हो, तुमने लेक्चर नहीं लगाया, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया, मतलब वो जो 10-20% जा सकता था वो भी तुमने भगा दिया। सबसे पहली चीज़ यार, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और दूसरा, तुम्हें मेहनत से नहीं बचना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलता है। तो वो बहुत ट्रू है। तुम जितनी मेहनत करोगे ना, तुमसे वो फल कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता मैम। मैंने ये चीज़ माना है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। मुझे पता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं ना, सिर्फ हमें पता होता है इंटरनली, किसी को नहीं पता होता कि मैंने कितनी मेहनत करी है। और मैं हमेशा मानती हूँ, जैसे इस समय बच्चा बहुत डिमोटिवेटेड है, मैंने सब कर लिया, जितना हो सकता था कर लिया।
मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करती हूँ कि मेहनत का स्कोप हमेशा होता है। आप और मैं, अभी हम लोग जॉब कर रहे हैं जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी बोलते हैं ना यार, इस साल के बच्चों को मैंने शायद ये और करा देती तो और अच्छा हो जाता। तो मेहनत का स्कोप आपको हमेशा दिखना चाहिए। जिस दिन तुम अपना मेहनत का स्कोप बंद कर दोगे ना, जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि तुम्हें सब कुछ आता है, उस दिन तुम ना ग्रो करोगे ना सक्सेसफुल होगे। तो मैं हमेशा बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी और मेहनत, इन सब चीज़ों से आप वर्क करो। अपना सिलेबस पढ़ो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, ये सब बात की बातें हैं। ये सब तभी कर पाओगे जब ये 2 चीज़ होंगी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि 2026 वाले एस्पिरेंट्स और जो बच्चे अभी तैयार करेंगे यार, बस ये सोच के तैयार करना कि हो जाएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय मैंने सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ तो मैं कर जाऊँगी, और जिस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं होगा तो वो नहीं ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बात ना बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम कहने में बहुत आसान है लेकिन फील करने में ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड कि पॉजिटिविटी कोई गोली तो नहीं कि हम आपको खिला देंगे तो आपके अंदर वो आ जाएगी। पॉजिटिविटी समथिंग जो आपको अपने आसपास से खुद अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वो तभी होगा जब आप छोटे छोटे से माइलस्टोन्स अचीव करोगे। जैसे कि मैम ने बोला कि 1 यूनिट का हमारा मॉक टेस्ट हुआ। अब अगर आपने उस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा था तो उस मॉक टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, तो वो आपके लिए फर्स्ट माइलस्टोन हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आएगी कि अरे यार, ऐसे ही मैं बाकी जो यूनिट्स है वो भी कवर कर लूंगा या कर लूंगी। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव माइंडसेट बेटा रखना पड़ेगा, तभी आप दुनिया का कोई भी एग्जाम, चाहे वो स्कूल लेवल का हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, आप उसको क्रैक कर सकते हो। Exactly. तो मैम थैंक यू सो मच। आज मैंने हमारे जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उन सभी के मन में जो भी क्वेश्चंस थे नीट एग्जाम को ले करके, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करी है, और आपने बहुत ही बच्चों को अच्छे से आंसर्स दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले तो मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए, और दूसरी चीज़, आपका और मेरा लगाव बच्चों की तरफ सेम ही है। हम टीचर्स हैं, हमें हमारे प्यारे बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हैं। तो मैं बस इतना बोलूँगी यार, तुम अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो तुम इससे कुछ सीख के ही जाओगे। मैं बस इतना बोलूँगी। मैम ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी एडवाइजेस दी। मैम बहुत टाइम से पढ़ा रही हैं, और मुझे बस ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटी है। क्योंकि जब मैं नीट एस्पिरेंट थी तो ये सब मेरे दिमाग में कुछ क्लियर करने वाला कोई था नहीं था मैम। exactly उस समय, जैसे कि आपने बोला, इंटरनेट था नहीं वो 1.5 GB डेटा हम लोग महीने भर यूज़ करते थे जो अब 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और बच्चों के साथ सब कुछ शेयर करा। राइट। तो बच्चों, मैम ने जितने भी आपको टिप्स दिए हैं, अलग से जो मैम ने आखिरी में अपनी एंडिंग टिप दी, वो मिस्टेक बुक बनाने वाली टिप, वो तो मैं, मुझे लगता है मुझे भी फॉलो करनी चाहिए। तो जितनी भी मैम ने आपको बातें बताई हैं, जो भी आपको टिप्स दी हैं, प्लीज़ उनको बहुत ही ध्यान से सुनो और अप्लाई भी करो। ये नहीं कि सुन करके निकाल दिया है, उनको अपनी जीवन में उतारो, तभी आपको एक प्रॉपर पाथवे मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और आप उसको 100% क्रैक कर सकते। तो थैंक यू मैम, और बाय बाय गाइस। आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून। ऑल द बेस्ट।